हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग, दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। जैसा कि हम लोगों ने कल बहुत अच्छे तरीके से बात कर लिया था क्या क्या चैलेंजेस एग्रीकल्चर के, उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। और मैंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी आपको एक ओवरव्यू दे दिया था, ठीक है। ठीक, तो आफ्टर 1990 हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में, ठीक है। तो उसको आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, ठीक है। अंडर ग्लोबलाइजेशन द फार्मर्स इन इंडिया हैव फेस्ड न्यू चैलेंजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। आपको पता है कि आपको कल बता दिए थे कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपने फार्मर्स को क्या करती हैं, हाईली सब्सिडी देती हैं फूड क्रॉप्स पे, हाईली सब्सिडाइज रेट पे, मतलब अपने फूड क्रॉप को, मतलब जो फार्मर होते हैं उनको हाईली सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिनसे कि उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, ठीक। उनके पास अच्छा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी है, का होल मैकेनाइज्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, पूरा का पूरा, जिससे कि रिलेटिवली उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है वो मिनिमम आता है, जिससे कि वो क्या करते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कम कॉस्ट में बना है, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्ट में बना है। अगर उनका प्रोडक्ट्स को हम लोग इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है, तो वो सस्ता पड़ेगा तो मार्केट उसका चलेगा और हमारे फार्मर को उसको एक चैलेंज की तरह लगने लगेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries, ठीक है। अब इसको हाईली सब्सिडाइज रेट में समझना है आपको, तो ऐसे समझ लीजिए, आपको तो हम बता चुके हैं लेकिन एक बार और फिर बता देते हैं, मे भी आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। मान लीजिए कोई फार्मर है, ठीक है, एक यूएसए का फार्मर है, ठीक, एक इंडिया का फार्मर है। भारत का फार्मर है, यूएसए का फार्मर है। यूएसए के फार्मर के पास क्या क्या है? अच्छा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। वेदर फोरकास्टिंग बहुत सही होता है वहाँ पे, वेदर फोरकास्टिंग सही होता है वहाँ पे, पहली बात। तो ऊपर से जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इन फार्मर को, मतलब एडिशनल जैसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो है उसको प्रोवाइड कर रही है, तो जो भी गवर्नमेंट रहा होगा यूएसए का उसको तो इसका चार्ज लेना चाहिए था इन फार्मर से, लेकिन हो सकता है कि चार्ज माफ़ कर दे रही हो, ठीक है। और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन पे छूट मिल जाता है। तो मान लीजिए इसको सीड मिला 2 रुपए का, ठीक है, 2 रुपए का सीड मिला, ठीक है। इसका तो जितना भी साईफाई पे, जितना भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पे यूएसए सरकार खर्चा करती है उसका भी इन लोगों से चार्ज नहीं काटती है। तो लेकिन वहीं अगर मतलब डिसिमिलैरिटी देखेंगे हम, तो इसमें देख लीजिएगा आप, इंडियन फार्मर को वहीं सीड 10 रुपए का पड़ रहा है, और साइंटिफिक साईफाई टेक्नोलॉजी में लुल है हालत भारत का अभी फ़िलहाल। तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में लुल है भारत का हालत। हमारा जो एग्रीकल्चर होता है वो मानसून फेड होता है, रेन पे आता है, अच्छा इरिगेशन कैनाल भी नहीं डेवलप्ड है, ठीक, तो अच्छा इरिगेशन कैनाल भी डेवलप नहीं है सर। क्या करती है हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो बोरवेल से पानी निकालते हैं, और पानी निकालते होंगे, बोरवेल चलता होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करते होंगे वो लोग, ठीक है। ये लोग भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते होंगे। इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को मान लीजिए जो गवर्नमेंट होती है, यूएसए गवर्नमेंट, वो माफ़ कर देती होगी या कम कर देती होगी, लेकिन हमारे यहाँ रिलेटिवली हाई है। तो मान लीजिए इनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल एक महीने में 5 रुपये आया, तो यहाँ पे 20 रुपये आ रहा होगा, 20 रुपये आ रहा होगा। अगर मतलब इसका टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आ गया, मान लीजिए आप दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मतलब इंक्लूड करते हैं, तो 30 रुपये आ गया, 30 रुपये आ गया। लेकिन इनका कितना आया? 2 रुपये 5, 7 रुपये आया। तो इनका प्रोडक्शन कॉस्ट इतना रिड्यूस हो गया ड्यू टू हाई सब्सिडी। तो ये क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट तो सस्ता हो गया, आप क्या करेंगे, आप तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि यूएसए वालों के पास जब 7 रुपये का फूड ग्रेन है, ये है 7 रुपये का उन लोगों के पास फूड ग्रेन अवेलेबल है, जब उन लोगों के पास है, तो 30 रुपये का क्या करेंगे लेके? कुछ नहीं करेंगे। और सिमिलरली ये क्या होगा, जब हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे इसको अपने देश में, इसको इंपोर्ट करवाएंगे, तो ये क्या होगा, 7 रुपये का आएगा तो मान लीजिए 15 रुपये का बिकेगा। यहाँ पे सारा टैक्स वैक्स लेके बता रहे हैं हम लोग, 15 रुपये का जब बिकेगा, और ये तो 30 रुपये का बना ही है, तो 40 रुपये से तो कम तो बिकेगा नहीं, तो 40 रुपये से कम बिकेगा नहीं, तो आप कौन सा फूड ग्रेन खरीदिएगा? दोनों का मान लीजिए, दोनों का जो क्वालिटी है, सेम मान के चलना है।
तो आप ये वाला 15 रुपये वाला ज़्यादा अफोर्ड कीजिएगा। ये बात हम आपको पहले भी समझा चुके थे और ये आपको समझा दिए। आई होप यू विल गेट इट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक कंसेप्ट आता है इसमें। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि ये हमारा मान लीजिए हमारा क्रोमोजोम है, ठीक है, और ये जो हमारा डीएनए है ना, जो ये वाला, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। तो जो डीएनए है इसमें जो ये क्या होते हैं, ये जीन्स होते हैं, ठीक है। डीएनए का ये पार्ट जीन्स कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो जो डीएनए होते हैं वो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, मदर पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फॉर्मेशन की तरह अपने जो ऑफस्प्रिंग होने वाले होते होंगे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। नाक यहाँ पे आने वाला है, कान यहाँ पे आने वाला है, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इनको इसी जगह पे मतलब होना चाहिए। तो वो वाला इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये लोग लेके जाते हैं। तो मान लीजिए कोई मतलब मान लीजिए पहले आप लोग देखे होंगे कि करेला जो होता होगा बहुत छोटा छोटा करेला आता है। अब अभी आप देखे होंगे करेला बहुत लंबा लंबा आता है। उसमें जो जो छोटा करेला होगा, छोटा करेला के जीन को निकाल दिए, ठीक है। और जीन में जो लंबाई वाला कैरेक्टरिस्टिक्स था, मान लीजिए छोटा करेला वाला है, छोटा करेला वाला क्या करेंगे, छोटा जो बीटर गोड बोलते हैं उसको, तो छोटा बीटर गोड है, करेला को बीटर गोड बोला जाता है। तो छोटा करेला का इस जो टॉलनेस का जो भी जीन था उसको हम लोग निकाल दिए। इसमें इस जीन के जगह कोई दूसरा जीन इंट्रोड्यूस कर दिए जो कि लंबा वैरायटी वाला था। तो अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, अब जो करेला जो बीटर गोड मतलब पैदा होगा वो लंबा पैदा होगा, ठीक है। आप लोग देखे भी होंगे मार्केट में कि खीरा पहले छोटा छोटा कुकुम्बर आता था, अब लंबा लंबा कुकुम्बर आता है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ही है, ठीक। और हमारे देश में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाना है, हम लोग किसी भी एनिमल और ह्यूमन में जीन मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, ये बैंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। Genetically engineering is recognized as a powerful supplement in the inventing new hybrid varieties of seed that can increase production and make farming more profitable। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई भी एक फूड ग्रेन है, ठीक है, जैसे आप पैडी ले लेते हैं, ठीक है। पैडी ले लिए, पैडी का ये जो पैडी का मान लीजिए जो जीन था, पैडी के जीन में, तो उसके जो पौधे का जो जीन था उसमें हम लोग जो उसका प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लीजिए पौधे के एक ग्रेन में 10 जो धान की कलियां होती हैं वो मतलब वो आने वाला होता, ठीक है। उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पैक था। यहाँ से निकाल के हम लोग इसमें दूसरा जीन इंट्रोड्यूस किए, यहाँ से निकाल के इसमें एक नया जीन लगा दिए, ऐसे कि अब भाई जो एक ही कलियों पे जो पैडी का प्रोडक्शन होता था अब वो रिलेटिवली ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 20 जो ग्रेन होते हैं वो अब आएंगे, 20 ग्रेन है अब जो पैदा होंगे। इस जब जीन को चेंज कर दिए तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। मतलब सेम लैंड पे अगर एक पौधे में पहले 10 ग्रेन आते थे, अब 20 ग्रेन आ रहे हैं। पहले 100 kg आता था तो ऑलमोस्ट अब ज़्यादा ही आता होगा, 200 kg आता होगा, 150 kg आता होगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। 1 kg का दाम 15 रुपये है, 100 kg आता था तो 1500 रुपये होता था, अब 200 kg आ रहा है तो 3000 रुपये हो गया। तो फार्मर जब बेचेगा इसको तो ज़्यादा पैसा उसके पास आएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा तो वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएगा बहुत अच्छे तरीके से। मतलब ओवरऑल यही वाला सिस्टम था इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वॉक टूडे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड प्रोमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है आपका, वो देख लीजिए आप। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल फार्मिंग, ठीक है। सॉरी एक मिनट। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग, आप समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि ये जो लैंड होता है ना, इस पे प्रोडक्शन तो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये इस लैंड पे एग्रीकल्चर होने वाला था, ठीक है।
एक है कि हम लोग साइंटिफिक फर्टिलाइजर हो गया और साइंटिफिक टूल्स का यूज करके इस लैंड पर प्रोडक्शन करेंगे। एक हो गया कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है इसका। इसमें जो कंटेमिनेशन होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहती है। और आपको डिफरेंट चीज़ें मैंने बताया था कि किस तरीके से जब बारिश होता है तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है, तो उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स जो डिजोल्व होते हैं वहीं आके फिर नदी में आते हैं। नदी में आते हैं तो मछली उस पानी में रहती है, फिर मछली कंटामिनेट होती है, वाटर रिसोर्स हमारा बर्बाद होता है, तो फिर मछली के थ्रू हम लोग खाते हैं उसको, तो हमारे यहाँ जाती है, हमारे मतलब पूरे हमारे शरीर को कंटामिनेट करती है वो बैड मिनरल से, पोल्यूटेंट से। और फिर क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं उसको कि जो फूड ग्रेन होते हैं, जो जितने भी पोल्यूटेंट होते हैं वो जब एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स को, पोल्यूटेंट भी जो जितने होते हैं वो मिनरल के साथ एब्जॉर्ब होकर फूड ग्रेन में उनका कंटामिनेशन हो जाता है। जब फूड ग्रेन हम लोग कंज्यूम करते हैं, ये हम लोग साइंटिफिक जो एग्रीकल्चर हो रहा था उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो जिसमें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज कर रहे थे, ठीक है। उस केस में हमारा तो फूड कंटामिनेट हो गया। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो कि हम लोग काउ डंग हो गया, जो ट्रेडिशनल मेथड जो यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में, वो मेथड यूज करते हैं हम लोग। तो उससे क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ सॉइल भी डिग्रेड नहीं होती है, उसमें मिनरल्स भी मतलब मौजूद रहेंगे अच्छे खासा फार्मिंग के लिए, और जो हमारा हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगा, लेकिन इसमें प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। अभी हाल में एक श्रीलंका केस है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंपलसरी किया हुआ था, जो कि श्रीलंका पूरी तरीके से मतलब वो बर्बाद हो चुका है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, ये तो आपका इशू नहीं है, ठीक है, आप लोग बस इतना जानिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।